अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी मोटर। तो आज हम लोग देखेंगे डीसी मोटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक 250 वोल्ट डीसी धारा शंट मोटर पूर्ण लोड पर 41 एम्पीयर धारा लेती है। मोटर के आर्मेचर तथा शंट फील्ड के प्रतिरोध क्रमशः इतने ओम और इतने ओम हैं। तो पहला कह रहा है कि शंट धारा का मान बताइए, फिर दूसरा ये और फिर तीसरा। तो हम लोग पहले शंट मोटर देखते हैं। शंट मोटर का सर्किट डायग्राम अगर आप देखें तो आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ये हो गया आर्मेचर, ये हो गई आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ से हम लोग जो है V वोल्ट की I एम्पियर की सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। यहाँ से ये हो गया हम लोगों का टर्मिनल, ये और ये टर्मिनल। यहाँ से धारा आपकी I चलेगी, यहाँ जो धारा आएगी उसे IA कहेंगे, इसके प्रतिरोध को RA कहेंगे, इसमें जो विरोधी विद्युत वाहक बल है उसे EB कहेंगे, और इधर जो धारा आएगी इस शंट फील्ड वाइंडिंग में उसे ISH कहेंगे, और इसके प्रतिरोध को RSH। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम लोग धारा समीकरण लिखते हैं तो लिखेंगे सप्लाई धारा I बराबर IA प्लस IS। ठीक है ना? तो अगर हम लोग धारा समीकरण यहाँ से लिखते हैं तो धारा समीकरण हम लोगों का हो गया सप्लाई धारा। ये कौन सी धारा है? सप्लाई धारा I बराबर हो गया IA प्लस ISH। ISH बेटा यही आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है? हाँ, यही है शंट फील्ड वाइंडिंग। तो इस शंट फील्ड वाइंडिंग में जो धारा आ रही है उसे ISH कहेंगे, और जो आर्मेचर में जा रही है उसे IA कहेंगे। दूसरा का अगर हम लोग वोल्टता का समीकरण लिखें, वोल्टता का समीकरण लिखें तो यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज। देखिए ना, समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज बराबर होगा। ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी, और ये भी आपका सप्लाई भी स्रोत जो है समांतर में जुड़ा हुआ। फेज और न्यूट्रल हम दोनों दे रहे हैं, यहाँ से प्लस है, यहाँ से माइनस है। ये आर्मेचर का प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। तो ऐसे तो यहाँ का दिया गया वोल्टेज V बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? EB प्लस IAR के बराबर ISH गुणे RS। तो पहला क्वेश्चन आपका कर रहा है, ये पहले क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि शंट धारा ज्ञात की। शंट फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली धारा इसी ISH को पूछ रहा है, इस ISH। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे V बराबर ISH गुणे RS। कौन सा लगाएंगे? V बराबर ISH, ये लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे वोल्टता समीकरण V बराबर ISH गुणे RSH। सप्लाई वोल्टता हम लोगों को दिया है कि 250 वोल्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे V का मान दिया 250 वोल्ट, ये दिया हुआ आपके प्रश्न में, बराबर ISH को ज्ञात करना है गुणे RSH। RSH ये दिया है
कि मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध जो है ये है और शंट फील्ड के प्रतिरोध का मान ये आपका है बेटा RSH और ये है आपका RA का क्रमशः दिया हुआ। तो यहाँ पर RSH का मान 250 रख देते हैं। अब देखिए अगली लाइन में हो जाएगा या ISH बराबर हो गया, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 250/250 बराबर कितना रहा 1 एम्पियर। तो एक आंसर आपका यहीं आ गया, पहला आंसर आ गया 1 एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसी का सेकेंड क्वेश्चन का रहा है आर्मेचर धारा का मान बताइए। तो यहाँ से जो है I का मान आपका दिया है, ये दिया पूर्ण लोड पर 41 एम्पियर धारा लेती। देखिए ना, ये धारा का समीकरण आप लिए, इसे बेटा हम लोग लिख लें कि धारा समीकरण ये है और आपको ISH ज्ञात है, ये देखिए ठीक है। इसका मान 1 एम्पियर अभी आपने लिया। तो हम लोग लिखेंगे धारा समीकरण से लिखेंगे सप्लाई धारा I बराबर IA प्लस ISH। पूर्ण लोड पर कुल मोटर हमारी कितनी धारा ले रही है 41 एम्पियर। तो I का मान हो गया 41 एम्पियर। तो यहाँ लिखेंगे 41 बराबर IA को IA ही रहने दीजिए प्लस ISH का मान अभी आपने ज्ञात किया 1 एम्पियर। इधर कितना धारा आ रही है 1 एम्पियर, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। अतः यहाँ से लिखेंगे IA बराबर हो जाएगा 41 - 1, यहाँ प्लस है बेटा, इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर हो गया 40 एम्पियर। ये आपका दूसरा आंसर है। इसका मान आ गया आर्मेचर धारा IA का मान आ गया 40 एम्पियर। फिर करा पूर्ण भार पर विद्युत वाहक बल। तीसरा क्वेश्चन करा इसी का थर्ड पार्ट कि EB का मान ज्ञात। पूर्ण भार पर विरोधी विद्युत वाहक बल यानी EB का मान पूछ रहा है। तो लिख देते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल या विरोधी EMF या काउंटर EMF, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं EB। तो इसी का मान पूछ रहा है। हम लोग वोल्टता समीकरण ए वाला लगा दें तो अभी जो है देखिए हम लोगों का EB का मान आ जाएगा। लिखे हम लोग जानते हैं वोल्टता समीकरण V बराबर होता है EB प्लस IAR। तो यही लिख दें, हम लोग जानते हैं EB बराबर है, यहाँ से अगर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा V माइनस IAR। देखिए ना, EB बराबर लिखेंगे बेटा तो प्लस IARA इस पार आएगा V के तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस। इसी में मान रखते हैं V का मान दिया कितना 250, तो लिखेंगे V का मान 250 वोल्ट। यहाँ से 250 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है माइनस IA का मान अभी आपने ज्ञात किया 40 एम्पियर। तो लिखेंगे 40 गुणे RA का मान दिया, RA का मान 0.1 दिया तो 0.1 से गुणा कर, तो कितना हो गया बराबर हो गया बेटा 250 माइनस 0.1 से गुणा करेंगे 40 में तो ये 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया बराबर 246।
वोल्ट आया। ये आपका तीसरा आंसर। तो विरोधी विद्युत वाहक बल आ गया 246 में। पूर्ण भार पर विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ, ये हो गया विरोधी विद्युत वाहक बल, इसका मान आया इतना 246। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिटा दें इसको। आइए बाबू चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाएंगे। एक 20 HP 500 वोल्ट डीसी मोटर की पूर्ण भार धारा बताएं। तो हम लोग जानते हैं ये पावर दिया हुआ, पावर लेकिन हार्स पावर में दिया। मोटर की पावर P बराबर VI वाट होता है। V वोल्ट में, I एम्पियर में है। अगर इसका गुणा करते हैं हम लोग तो पावर जो आती है वो वाट में आती है। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखेंगे पावर, हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 2 चल रहा है, पावर P बराबर VI वाट होता है डीसी में बेटा, ये सब डीसी में होता है। तो पावर का मान यहाँ पर जो है 20 HP दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणे 735.5। हम लोग जानते हैं कि 1 हार्स पावर बराबर 1 हार्स पावर बराबर होता है 735.5। ये मैट्रिक में होता है, किस में होता है? हाँ, मैट्रिक सिस्टम में होता है। चलिए, और जबकि 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ये होता है बेटा ब्रिटिश, इसमें होता है ब्रिटिश सिस्टम, पूरा लिख देते हैं ब्रिटिश सिस्टम। और इतना वाट होता है मैट्रिक। तो इस तरह से इस 20 HP को बेटा 20 HP हार्स पावर को वाट में बदलने के लिए 735.5 से हम लोगों ने गुणा कर दिया मैट्रिक सिस्टम, बराबर हो गया VI। तो V का मान दिया 500, तो यहाँ लिख देंगे 500 गुणे I, यही है I गुणे I। इसलिए I बराबर, अगली लाइन में पक्षांतर करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 20 × 735.5 पूरे के बटे 500 बराबर कितना आ रहा? क्या एम्पियर आ रहा? एक्यूरेट आप लोग बताइए। 735.5 में 25 से भाग दे देंगे, एक्यूरेट आंसर 32.42 एम्पियर आ गया, एक्यूरेट आंसर है 29। जबकि आपका जो विकल्प है वो 32 एम्पियर, कितने का? 32 एम्पियर का विकल्प है, जो कि लगभग इसके बराबर माना जाएगा। तो अब जो है आपका 32 एम्पियर वाला विकल्प सही, ठीक है ना? बोलिए भाई, विकल्प में ये नहीं दिया हुआ 29.42 नहीं दिया हुआ है, बल्कि 32 एम्पियर दिया, तो इसके रेंज में वही विकल्प सही। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है
ऐसे ज्ञात करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका आंसर आ गया, यही आंसर हो गया, यही पूछ रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करा एक डीसी मोटर 950 आरपीएम पर चल रही है। यदि मोटर द्वारा पुली पर लगाया गया बल आघूर्ण यानी टॉर्क 1150 न्यूटन हो तो संचालित मोटर की हॉर्स पावर क्या हो? तो हम लोग बेटा पढ़े हैं ऐसे, हॉर्स पावर पूछ रहा है तो हम लोग पढ़े हैं कि मोटर की पावर जो होती है, मोटर की पावर P, चलिए पूरा लिख देते हैं। मोटर की शक्ति पोस्ट में पावर, यानी जो आर्मेचर पर उत्पन्न होगी जो कि हमारे शाफ्ट को नचाएगा, तो वो पावर पोस्ट में P बराबर होता है 2 पाई NT अपॉन 60 वाट। ठीक है। अब अगर इसे जो है हॉर्स पावर में बदलना है, किसमें बदलना है? हाँ, तो हम लोग उल्टे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। देखिए अभी लिखते हैं 735.5 वाट बराबर, क्योंकि ये HP पूछ रहा हॉर्स पावर, तो 735.5 वाट बराबर 1 HP, इसलिए 1 वाट बराबर हो जाएगा 1/735.5 HP। इसलिए इतने वाट बराबर, ये वाट दिया हुआ, इतने वाट बराबर लिखेंगे 2 पाई NT अपॉन 60 वाट बराबर कितने हॉर्स पावर, तो यहाँ 1/735.5 दिख रहा है भाई। ऊपर अब पूरा हो जाएगा 2 पाई NT अपॉन 60, यानी कुल मिलाकर ये आया, कुल मिलाकर ये आया कि इसमें जो है 735.5 से यदि पावर में भाग दे दिया जाए तो वो पावर जो है वाट से हॉर्स पावर में बदल जाए। बोलिए भाई। तो इस तरह से हम लोग अगर इस पावर को हॉर्स पावर में लिखें तो यही हो जाएगा, अतः हॉर्स पावर यानी HP बराबर हो जाएगा 2 पाई NT बटे 60 गुणे 735.5। देखिए ये चीज़ आ गया 2 पाई NT और 60 में ऐसे गुणा कर, इसी में मान रख दें 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे N, N कितना दिया हुआ है 950 RPM में दिया, तो N का मान 950 लिख दें बाबू, और गुणे T का मान दिया 1150 न्यूटन मीटर, तो लिख दें 1150 बटे 60 गुणे 735.5। इसी को सरल कर लेना है। हाँ, तो बराबर आ रहा है 153.5, ऐसे लगभग आ रहा, इतना HP आ गया, यही आपका आंसर हो गया, लगभग इतना।
तो मोटर की हार्स पावर 153.5 हार्स पावर है। ये भी आंसर आ गया आपका तीसरा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डीसी मोटर की शाफ्ट द्वारा 50 हार्स पावर संचरित होती है। मोटर की गति इतनी है तो मोटर में उत्पन्न टार्क क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग टार्क को ज्ञात कर सकते हैं। बोलिए ना भाई। अब यही फार्मूला जो हम लोगों ने अभी तक समझा है, अब ये हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर एडॉप्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो मोटर की शक्ति के लिए पावर, बेटा आप ऑलरेडी समझ रहे हैं कि पावर P बराबर 2 पाई NT। जो आर्मेचर में डेवलप होती है पावर वो AB गुणे IA वाट है। और दूसर का हम लोग जो है ज्ञात करते हैं तो वो आता है टार्क के रूप में पावर 2 पाई NT/60 वाट। तो अगर टार्क पूछ रहा है बेटा तो हमको फिर ये वाला फार्मूला 2 पाई NT/60 वाट वाला लगाना होगा। आर्मेचर में जो उत्पन्न शक्ति है वही मोटर की शक्ति है बेटा। तो इस तरह से, और इसे वाट को हार्स पावर में बदलना है बेटा। तो यही पावर अगर यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसे पावर P बराबर, तो यहाँ लिखेंगे अब हार्स पावर में आएगा। इसमें आएगा आंसर, इतना हार्स पावर में आएगा। क्लियर है ना? और या तो हम लोग जो है सीधे यहाँ HP लिख देते हैं कि हार्स पावर बराबर इतना हो गया, ऐसे भी लिख देते हैं। चलिए, तो इसी में मान रख दीजिए T बराबर कह रहा है कि उत्पन्न टार्क बताइए। यही T पूछ रहा है, यही टार्क T पूछ रहा है। तो मान रखिए, इसी में रख दीजिए, फिर पक्षांतर कर लीजिए। कह रहे हैं कि शाफ्ट पर 50 HP संचरित होती है। तो HP का मान दिया 50। कितना दिया? 50 गुणे 700। चूंकि बेटा, चलिए तो हम 50 सीधे रख दीजिए। बराबर हो गया बेटा 50 हार्स पावर बराबर हो गया 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे N दिया है 480। तो लिख देंगे बेटा 480 गुणे T। यही T पूछ रहा है। और पूरे के बटे में है आपका 60 गुणे 735.5। अब यहाँ से T बराबर यदि हम लोग पक्षांतर करें, देखिए इतने का गुणा हो जाएगा। तो अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे टार्क T बराबर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 50 गुणे 60 गुणे 735.5। यहाँ भाग है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा। इतने का गुणा है, इनका भाग हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 2 गुणे 3.14 गुणे 480। अब इसको काट लेंगे तो टार्क का मान कितना आ रहा है? 732 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर है। यही आंसर आ गया टार्क के। चलिए, अगला क्वेश्चन अब हम लोग समझ में आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बेटा कि एक 45 bhp क्षमता जो हम लोगों को पुली पर मिलती है वही ब्रेक हार्स पावर है। शार्ट में उसी को bhp कहते हैं। तो वो bhp हम लोगों के काम में आती है। तो
45 bhp क्षमता की मोटर 100 वोल्ट पर, यानी ये जो 45 bhp है ये आउटपुट पावर है। कौन सी पावर है? हाँ, आउटपुट पावर। यही हम लोगों को मिल रही है पुली पर, पट्टे पर ये मिल रही है, ये आउटपुट पावर। 100 वोल्ट पर 350 एम्पियर धारा लेती है, यानी ये जो है दी गई पावर ये इनपुट पावर हो गई। ये कौन सी पावर हो गई? हाँ, ये इनपुट पावर हो गई। सप्लाई की बात कर रहे हैं, ये सप्लाई दी जा रही है तो 100 वोल्ट पर इतना एम्पियर धारा लेती है, तो ये I का मान है और ये V का मान है। पावर P बराबर हो गया, पावर P बराबर V गुणे I। इतना हम लोग जो है इनपुट कर रहे हैं बेटा, और आउटपुट bhp के रूप में हमें इतना मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो केवल समझने की बात है। अब हम लोग दक्षता बराबर ऑलरेडी जानते हैं कि दक्षता बराबर आउटपुट बटे इनपुट हो। तो वहीं पूछ रहा है तो सीधे लिखना है दक्षता या इफिशियंसी ईटा बराबर आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर और प्रतिशत में बदलेंगे, ये प्रतिशत इफिशियंसी लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर अगर प्रतिशत का चिन्ह बना दें तो प्रतिशत इफिशियंसी बराबर 100 से, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो दक्षता आउटपुट पावर हमें मिल रही है 45 bhp। ये कहाँ मिलेगी? हम लोगों के पुली पट्टे, यही हो गई आउटपुट पावर। तो लिखेंगे आउटपुट पावर 45 गुणे, अब चूंकि बेटा ये हार्स पावर में है तो अभी इसमें हम लोग जानते हैं एक हार्स पावर में 735.5 वाट होता है, तो 45 में कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 45 गुणे 735.5, अभी वाट में बदल गया, बटे इनपुट पावर। इनपुट पावर 100 वोल्ट पर 350 एम्पियर ले रही है, तो पावर P बराबर VI से हो गया। V का मान 100 है और गुणे 350, ठीक है ना। इनपुट पावर P बराबर V गुणे I से, V गुणे I से, और इसी को अब गुणे 100 लिखिए। इसको काट लेंगे, कितना रहा है? 95% करीब आ रहा है, लगभग 95% आ रहा है। ये हो गया आपका आंसर, नियर अबाउट 95%। ये आपका आंसर हो गया, ऐसे बस से। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।